बच्चों गुड मॉर्निंग। ये मेंडल के नियम को अभी हम लोग इसके पहले देखे हैं। तो उसमें जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, इसको स्पष्ट करने के लिए जो ये शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा लेकर के जो लक्षणों का आगे की ओर बढ़ने की क्रिया हुई, तो पुराने विचारों के अनुसार हम लोग कहते हैं कि गुणसूत्रों के आधार पर आनुवांशिक गुणों का माने आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है। लेकिन बाद में मेंडल के अनुसार पौधे में जो शुद्ध लंबेपन का गुण आया और शुद्ध बौनेपन का जो गुण आया, यह एक विशिष्ट कारक के द्वारा संपन्न होता है। आधुनिक ज्ञान के अनुसार या आधुनिक विचार के अनुसार हम कहें तो यह जो कारक होता है, इसको वर्तमान समय में जीन कहा जाता है। अर्थात आनुवांशिक गुणों का वाहक जो गुणसूत्रों पर पाया जाता है, उसे जीन कहते हैं। इसी आधार पर हम देखेंगे जैसे कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा है, इसको चूँकि कोशिका में हमेशा गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, तो इस गुणसूत्र को दर्शाने के लिए शुद्ध लंबे पौधे का गुणसूत्र को कैपिटल टी के द्वारा दर्शाया गया है और शुद्ध बौने पौधे के गुणसूत्र को स्मॉल टी के द्वारा दर्शाया गया है। जब यह युग्मक बनता है तो दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी। शुद्ध बौने में इसी तरह से दो प्रकार के युग्मक बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों में जब परागण की क्रिया कराई गई या इन दोनों में जो क्रॉस कराया गया, तो जो पौधा मिला वह लंबा पौधा मिला। लेकिन कैसा मिला? इसमें दोनों के गुण हैं, लंबापन का गुण भी है और बौनापन का गुण भी है। लेकिन जो लंबापन का गुण है वह दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रभावी है, और बौनापन का गुण जो है उसके अंदर छुपा हुआ है, अर्थात अप्रभावी है। ठीक है। अब इन गुणों इस पौधे में, चूँकि इस लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं या छुपा हुआ गुण इसके अंदर है, इसको देखने के लिए जब फिर से इसमें स्वपरागण कराया जाता है, तो एक को यदि मादा मान लेते हैं और एक को नर मान लेते हैं, तो दोनों से दो दो युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। नर युग्मक भी बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों में चौकोर बोर्ड की सहायता से अगर हम क्रॉस कराते हैं, चौकोर बोर्ड की सहायता से, जो इसमें नर युग्मक को यहाँ टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में जब कराया जाता है तो हम देखते हैं कि शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना तीन प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ से आया? यह जो लंबापन का गुण था और बौनापन का गुण था, इसके गुणसूत्र के द्वारा यह लक्षण इसमें आ गया। तो गुणसूत्र पर जो कारक पाया गया उसको जीन कहा जाता है, और इसी के आधार पर यहाँ पर लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में 3:1 का रेशियो होता है। अगर हम इसको इसके लक्षणों के आधार पर लिखें तो शुद्ध लंबे पौधे 1, अशुद्ध लंबे पौधे 2 और शुद्ध बौने पौधे 1 मिलते हैं। अर्थात इनका अनुपात क्या हो गया? 1:2:1। तो इस तरह से जीनवाद के आधार पर मेंडल के नियमों की व्याख्या की जाती है। अब जीनवाद के आधार पर ही अगर हम कहें कि आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ जो हैं वह, इसमें डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ जीन है, लेकिन जीन है क्या उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है, यानी इसकी संरचना जो होती है, केवल ऐसा लगता है कि एक धागेनुमा संरचना है, तो इसको डीएनए मान लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। लेकिन जब यही यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हो जाता है, तो यह डीएनए अणु जो होते हैं प्रोटीन के साथ मिल करके गुणसूत्र बना देते हैं। इसकी संरचना अब थोड़ी ठीक हो जाती है, धागेनुमा मोटी संरचना, यानी ये जो डीएनए है केवल अणु के रूप में, स्कैटर्ड रूप में, फैले हुए रूप में प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। लेकिन जब यूकैरियोटिक कोशिका होगी तो ये अणु प्रोटीन के साथ मिलकर के गुणसूत्र बना लेते हैं।
इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। ये केंद्रक में पाए जाते हैं और गुणसूत्रों में ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इन्हीं आनुवांशिक पदार्थों में जीन भी कारक है। और गुणसूत्र कोशिका विभाजन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। संतति कोशिकाएं यानी जो आने वाली कोशिका होती है, संतान की कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इसी कारण गुणसूत्रों को आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहा जाता है। यानी इन गुणसूत्रों पर डीएनए और जीन जो संरचना पाई जाती है, यह आनुवांशिक पदार्थों का वाहक होता है। इसकी खोज मेंडल के नियमों की खोज के बाद आनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत के नाम पर वाल्टन एस सटन ने 1900 में की थी। इसकी विशेषता होती है कि प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम एक जोड़ी जीन या कारक होते हैं। यानी कोशिका में, प्रत्येक जीवों की कोशिका में प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम एक जोड़ी जीन या कारक होते हैं। यानी डीएनए होता है, जीन होता है। ठीक है, जीन आनुवांशिक कारक गुणसूत्रों पर पंक्तिबद्ध होते हैं। यानी मोती के मनके की तरह से छोटे छोटे कण के रूप में ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और जब ये कोशिका विभाजन होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, अगर संरचना तुम लोग को थोड़ा सा याद होगा तो केंद्रक की संरचना पढ़ाते समय ये बताया गया था आपको कि केंद्रक के अंदर एक धागेनुमा संरचना होती है। कोशिका जब पढ़ी होगी तो कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में सपोज करो ये कोशिका है और ये केंद्रक है, इसमें ये केंद्रिका है, तो इसमें ये धागेनुमा क्रोमेटिन नेट पाए जाते हैं, क्रोमेटिन जाल पाए जाते हैं। यही क्रोमेटिन जाल जब निषेचन की क्रिया से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यह क्रोमेटिन थोड़े से मोटे हो जाते हैं और पेयर में हो जाते हैं, जोड़े में हो जाते हैं, जिनको कि हम गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो जीन आनुवांशिक कारक गुणसूत्रों पर पंक्तिबद्ध होते हैं, अर्थात ये गुणसूत्र जो होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं। जब ये विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये दो भागों में बढ़ते हैं, तो लक्षणों में शुक्राणु और अंडाणु दोनों का बराबर योगदान होता है और इन दोनों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों में मिलते हैं, लेकिन जहाँ युग्मक बनता है वहाँ सिर्फ एक गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से शुक्राणु और अंडाणु का जब संलयन होता है, सपोज करो कि ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है। शुक्राणु की संरचना होती है, केवल हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे पेपर पिन की तरह से, और अंडाणु गोल होता है। शुक्राणु और अंडाणु इनके मिलने से, निषेचन के होने से जो संरचना मिलती है, यह जो कोशिका मिलती है, इसको कहते हैं युग्मनज। ठीक है, ये युग्मनज ये द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। इसके पहले हम बताए हैं तुम लोग को, ये द्विगुणित होता है और शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं अगुणित होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या एक एक होती है। ठीक है, और इसी युग्मनज के द्वारा एक जीव का विकास होता है। इस तरह से डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है। अभी तो ये आनुवांशिक पदार्थ देखें और अगले क्लास में देखेंगे गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार के होते हैं। ठीक, अभी इसके लिए आज कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको भी करूँगी।